नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा और लाख टके की बात में आज बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी से चंद्रभान पासवान ने भी अब नामांकन भर दिया है। इस मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 9 नेता यूपी से हैं। सीएम योगी की डिमांड भी इस बार काफी ज्यादा है। इसके अलावा बात होगी संभल में बिजली चोरों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी रिकवरी जारी है। एसपी सांसद बर्ग को भी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। और फिर बात होगी दिल्ली में राहुल गांधी के अखिलेश बना रहे हैं उनसे दूरी, लेकिन यूपी में उनका साथ है मजबूरी। इंडिया ब्लॉक पर अखिलेश के बयान पर क्यों घमासान मचा हुआ है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर की महाभारत के लिए स्टेज सेट हो चुका है। समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी की तरफ से भी पर्चा दाखिल हो चुका है। अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के चंद्रभान पासवान ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन के मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया। नामांकन से पहले जनसभा की गई, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। सरकार के 7 मंत्री नामांकन में शामिल हुए। एसपी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद प्रत्याशी हैं। वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या जैसी जीत का ऐलान कर दिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब स्टेज पूरी तरह सेट हो चुका है। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के नॉमिनेशन के बाद बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। नामांकन से बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जनसभा भी की। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहे। इसके अलावा कई मंत्री भी नामांकन में शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव जीत रही है। भैया थोड़ा पीछे लगता है कि कैंडिडेट को लेकर कल्याण योजना है और इस सभी का जो जनता के बीच में है स्वीकारता प्रत्याशी के समाजवादी पार्टी ने एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते ये सीट खाली हुई। अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि वो अजीत प्रसाद को ऐतिहासिक जीत दिलवा कर रहेंगे। इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके, यूं तो ये चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर का चुनाव बना दिया है। एसपी से प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बुधवार को भगवान का आशीर्वाद लेकर 2 सेटों में अपना नामांकन किया था। अजीत प्रसाद के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में डिटेल्स सामने आए हैं। उसके मुताबिक उनके पास 2 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति है। 1.57 करोड़ खुद की कमाई की संपत्ति है। 51.35 लाख विरासत में मिली संपत्ति है। सोहावल तहसील के कई गाँव में जमीन है। अजीत प्रसाद पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोतवाली नगर में अपहरण मारपीट का केस दर्ज है। रौनाही थाने में भी मारपीट का केस दर्ज है। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट के लिए स्थानीय वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। तीनों ही प्रत्याशी पारसी बिरादरी से आते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख शुक्रवार तक है। इस सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जताई। साथ ही ये भी कहा कि कमियां निकालने वाले लोगों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। कि जो तैयारियां हैं खूब हैं, लेकिन तैयारियों का मामला ये होता है कि कितनी भी तैयारी कर दो कुछ न कुछ तो कमी रही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कमी निकालने वाले इसमें कमी निकालते रहेंगे। हमारी दृष्टि से कोई कमी नहीं है। खूब प्रयास किया गया है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं वो हर सप्ताह लगभग एक बार पिछले 2-3 महीने से यहाँ आते रहे हैं। स्वयं एक एक चीज उन्होंने देखा है, मेले में भ्रमण करते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई मुख्यमंत्री। तो हमने ये देखा है, हमने कई कुंभ देखे हैं और अनेक कुंभ में हमने देखा है कि जिस समय जो मुख्यमंत्री रहता है वो बहुत कोशिश करता है कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करें ताकि लोगों का आशीर्वाद हमको मिले। उसका उद्देश्य राजनीतिक होता है कि यहाँ से लोग खुश हो जाएं तो हमको वोट दें, वो ठीक है, लेकिन कम से कम करता तो है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी बहुत प्रयास किया है जो दिखाई दे रहा है। तो हमारी दृष्टि से तो कोई कमी नहीं है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर जब सवाल उठाए, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भक्तों की भीड़ देखकर अखिलेश के पेट में दर्द उठ रहा है। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए वहां तक? सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है। हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। देखिए अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं। उनको सच्चाई का न ज्ञान है न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में, संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9 नेता सिर्फ यूपी के ही शामिल हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव में सीएम योगी की डिमांड बढ़ गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इस लिस्ट में फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। उस लिस्ट में अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 नेता सिर्फ यूपी के शामिल हैं।
बीजेपी ने वाराणसी से सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके साथ ही लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। सीएम योगी को भी दिल्ली के दंगल में स्टार प्रचारक बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह मिली है। इसके साथ ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन, गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया, कानून का शासन स्थापित किया और तमाम उल्लेखनीय काम किए हैं। उस कामों को लेकर जब योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में प्रचार करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो प्रचंड जीत दिल्ली में होने जा रही है उसमें योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता भी सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है, वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। इससे पहले सीएम योगी ने पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। इस दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की धूम रही थी, जिसका बीजेपी को काफी फायदा भी मिला था। हिंदुत्व के बड़े फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर उभरे सीएम योगी एक बार फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर के ये बताएंगे कि जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व पिछले 7-7.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा फिसड्डी है, दिल्ली में जाकर के वो ये बताएंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में ये जाकर के बताएंगे कि अगर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी सीएम योगी के प्रचार के लिए डिमांड है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए हल्द्वानी, रुड़की और ऋषिकेश में रैलियां कर सकते हैं। साल 2020 में हैदराबाद में भी सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली फतेह के लिए यूपी के दिग्गजों की फौज बीजेपी प्रचार के लिए उतार रही है। उत्तराखंड, यूपी और बिहार के खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं पर दाव लगाया है। उसके साथ साथ अगर बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर पूरा दारोमदार है दिल्ली में बीजेपी में सत्ता में वापसी का। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग ने 1400 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, जिनमें 16 मस्जिदों और 2 मदरसों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप शामिल हैं। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बिजली चोरी के आरोपियों में शामिल हैं। बर्क पर 1 करोड़ 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें रिकवरी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जिसके बाद वसूली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन एक्शन में है, वहीं विद्युत विभाग भी बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार एक्शन में है। संभल में पिछले 1 महीने में बिजली चोरी के 1400 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 16 मस्जिदें और 2 मदरसे भी शामिल हैं। बिजली विभाग अब तक बिजली चोरों पर 11 करोड़ का जुर्माना लगा चुका है। वहीं बिजली विभाग ने अब तक 20 लाख रुपए की रिकवरी भी की है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी लूट की छूट वाली योजना चलाते थे। तुष्टिकरण वालों के लिए लूट की खुली छूट थी और इनके एक वरिष्ठ मंत्री कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो सामान सरकारी है वो जमीन हमारी है। और बाकायदे अखिलेश यादव के मंच से उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी करना है, बिल नहीं देना है। मुझे लगता है कि लूट की छूट वाली सरकार चली गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो लूट के छूट पे ताला लगाने का कार्य किया गया। संभल में बिजली विभाग ने 1 महीने में बिजली चोरों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। 2 दिन पहले भी 42 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई थी। संभल में 1 महीने में 11 करोड़ की बिजली चोरी हुई, जिसमें अकेले 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगा है।
बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए एसपी सांसद वर्ग को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी ने संभल में बिजली विभाग के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही संभल हिंसा को सरकार की नाकामी से जोड़ा है। वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, मदारों की बात करती है, बिजली की बात करती है। अगर बात नहीं करती तो रोजगार की नहीं करती है, बात नहीं करती तो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती है, दूध और दही पे टैक्स दिया जा रहा है, उन मुद्दों की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पे विफल है, वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए संभल जैसी घटनाओं का जिक्र करती है, उन पे राजनीति करती है। संभल में 2 दिन पहले 42 लोगों पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है। संभल में बिजली विभाग लगातार बिजली चेकिंग कर रहा है और बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मायावती ने इसी मीटिंग में चर्चा की है। साथ ही पदाधिकारियों को पार्टी को पुराने कैडर और जनाधार की रणनीति बनाई है। साल 2022 में बीएसपी 1 सीट जीती थी। 2024 के चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया। 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी का खराब प्रदर्शन रहा और मिल्कीपुर उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ रही, लेकिन उसके समर्थक किसे वोट देंगे ये इस मीटिंग में भी तय नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मायावती ने चर्चा की। हमारे यहाँ जिले से लेकर के मंडल के सभी कोऑर्डिनेटर सभी लोग मौजूद थे और माननीय बहन जी के निर्देश पर सेक्टर और बूथ कमेटी जो बहुजन समाज पार्टी की है, सेक्टर वाइज हमारे यहाँ कैडर कैंप चलेगा और वो कैडर कैंप बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के नीति रीति के बारे में, महापुरुषों के बारे में ये समझाया जाएगा। 27 की तैयारी की। मायावती ने अपनी मीटिंग में पार्टी को आगे किन मुद्दों पर सियासी लड़ाई जारी रखनी है इस पर चर्चा की, जिसमें छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। मीटिंग में पुराने तर्ज पर कैडर आधारित सर्व समाज में जनाधार की रणनीति बनाने की बात हुई। बीएसपी मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में बीएसपी किसे समर्थन देगी इस पर फिलहाल मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग क्षेत्र में जाओ और सेक्टर स्तर पर कैडर कैंप करो, पार्टी के जनाधार को बढ़ाओ, पार्टी के संगठन को मजबूत करो। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बहन जी ने क्या बोला, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। इससे पहले बुधवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां साजिश कर रही हैं। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। मायावती को लेकर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में एसपी बीएसपी की काफी लंबे वक्त तक सरकार रही है। आज बीजेपी अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में विपक्षी दलों को टेंशन हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हो, सत्ता के संरक्षण में अपराधी पलते थे, गुंडे माफिया गरीबों की जमीन कब्जा करते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने गरीबों की जमीन छीनी, जिन्होंने गरीबों पर अत्याचार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव के कानून के दायरे में सभी कार्य कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि मायावती भतीजे आकाश आनंद के बाद ईशान आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।